लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, जरा सा मैं आपको एक बार सरसरी नज़र से दोहरा देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। अगर मैं चैप्टर के सीरियल की बात करूं तो ये आपके नए सिलेबस में यूनिट 12 है। क्या है? यूनिट या इकाई 12 जो है वो ये चैप्टर है। शुरू करें फिर क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। तैयार है पढ़ने के लिए? ये वाला नहीं है। हाँ, तैयार है? सिर्फ ये बोलेगा तैयार है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस चैप्टर की बात करें तो आपके 3 डिफरेंट चैप्टर जो कि आपकी बुक में अवेलेबल हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, उन 3 चैप्टर्स को यहां पर मिलाया गया है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो इमरजेंसी वाला है, आपातकाल वाला चैप्टर है, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। क्लियर है बेटा? दूसरा अगर मैं आपसे चैप्टर कहूं कि कौन सा आया है तो लोकतांत्रिक संकट वाला एक चैप्टर है जिसमें कांग्रेस के पुनर्स्थापना के बारे में चर्चा की गई है, वो चैप्टर भी इसी में इंक्लूड किया गया है। और तीसरा जो नया टॉपिक इसमें जुड़ा है वो जुड़ा है भारतीय राजनीतिक विचारक। चलिए पहले हेडर लिख लेंगे क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं ताकि आप समझ पाए। भारतीय राजनीतिक विचारक। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूड है, तो आपकी बुक में हो सकता है कि छोटे छोटे हेडर्स में आपको दिख जाए। जैसे जयप्रकाश नारायण जो है एक छोटे से येलो बॉक्स में आपको दिख जाए, या पंडित दीनदयाल हैं वो एक छोटे से बॉक्स में आपको दिख जाए, लेकिन यहां पर हमें उनके बारे में विस्तार से पढ़ना है। क्लियर है बेटा? तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से विचारक हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और उन्होंने कौन कौन सी विचारधाराएं दी हैं। क्लियर है बेटा? सबसे पहले लिखेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सबसे पहले नेता जो हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्लियर है बेटा? अब मैं इसके साथ में स्लैश करके लिख रहा हूं कि इन्होंने क्या योगदान दिया है, ठीक है, ताकि आप इसे समझ पाएं। तो कई जगह लिखा होगा संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति, बातें नहीं, संपूर्ण क्रांति, या कई जगह लिखा होगा समग्र क्रांति। क्या समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति दोनों एक ही बात है? कौन सी बात है? एक ही बात है, इसको आपको घबराना नहीं है। तो पहले भारतीय राजनीतिक विचारक जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, शॉर्ट में जेपी के नाम से जानते। क्लियर है? पूरा नाम क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और शॉर्ट में हम इसे जेपी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे हम संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए दूसरा लिखेंगे राम मनोहर लोहिया। दूसरे विचारक जिन्हें हमें यहां पर पढ़ना है वो क्या है? राम मनोहर लोहिया। नवीन, नवीन का मतलब क्या होता है? नया। नवीन समाजवाद। नवीन समाजवाद का जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया? राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? चलिए तीसरे जो विचारक हैं उनका नाम लिख लेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तीसरे विचारक कौन से हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चलिए लिख लेंगे पहले बेटा उपाध्याय। क्लियर है बेटा? तो ये जो 3 विचारक हैं, इन्हीं 3 को आपके सिलेबस में जगह दी गई है। अब इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किया जो कि आपके सिलेबस में है वो है एकात्मक मानववाद। क्या है? एकात्मक मानववाद। देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, मानवतावाद नहीं है, मानववाद है, दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में आई? तो ये 3 विचारक हैं और ये इनके द्वारा प्रतिपादित किए, इनके द्वारा दिए गए
सिद्धांत हैं जो कि आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। अब देखिए, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है और वहां पर लिखा हुआ है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप क्या देखेंगे, अगर ये 3 होगा और एक और ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? संपूर्ण क्रांति, या फिर आपके उसमें लिखा होगा समग्र क्रांति। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट? चले बढ़े आगे। ऐसे ही मान लीजिए राम मनोहर लोहिया पे क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन पूछा हुआ है नवीन समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक भारत में किसे माना जाता है? राम मनोहर लोहिया। तीसरा ऐसे आ गया कि दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सा सिद्धांत दिया? एकात्मक मानववाद, मानवतावाद नहीं। अब देखिए यहां पर मैं एक बड़े छोटे से, इसमें आपको कंफ्यूज ना हो आप बता देता हूं कि इज्म क्या होता है। जैसे कई बार हम पढ़ेंगे तो ISM लिखा होता है, इसको हम इज्म बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? वाद। तो वाद क्या है? किसी एक व्यक्ति की विचारधारा। वाद का मतलब क्या है? किसी एक व्यक्ति की विचारधारा जो समाज में आगे चलकर बड़ी हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाद। जैसे गांधी के विचार तो क्या बन गया? गांधीवाद। बात समझ में आया? नेहरू के विचार क्या बन गया? नेहरूवाद। ऐसे ही मोदी जी के विचार आगे चलकर क्या बन जाएगा? मोदीवाद। बात समझ में आ गई? अभी मोदीवाद हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य का कुछ भी नहीं पता, हो सकता है हो भी जाए। इज्म समझ में आ गया? तो किसी पर्टिकुलर विचारक के जो विचार होते हैं उसे ही हम इज्म के नाम से जानते हैं या वाद के नाम से जानते हैं। पहले जब भी हम पढ़ाना शुरू करते हैं, हमसे मेरा मतलब मेरा है कि जब भी मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो मेरी अप्रोच रहती है जनरल टू स्पेसिफिक, कि पहले हम सामान्य चीज़ों की बात करें और उसके बाद धीरे धीरे विशेष की तरफ बढ़ें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो पहले हम उठाते हैं किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, ये हमारा क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझते हैं। देखो, इनका ऑफिशियल नाम तो सभी को क्या पता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनको किस नाम से जाना जाता है? पहला लिख लेंगे, जेपी के नाम से जाना जाता है। जेपी के नाम से जाना जाता है। 11 अक्टूबर 1902, 11 अक्टूबर 1902 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ये इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और 8 अक्टूबर 1979 में ये क्या हो गए? हमारे बीच नहीं रहे। ठीक है, मतलब हमें छोड़कर चले गए। क्लियर है बेटा? वैसे तो इस पर सवाल नहीं पूछा जाता, जन्म और मृत्यु पर सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको एक सामान्य जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े। अब देखिए, इनकी अगर मैं शिक्षा की बात करूं, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? शिक्षा क्या है, कहां पर ये पढ़े लिखे हैं। अगर मैं इनकी शिक्षा की बात करूं तो इनकी सारी शिक्षा कहां पर हुई? USA में हुई। कहां पर हुई? USA में हुई। और USA में इन्होंने एक विचारक को पढ़ा जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था? अगर कुछ बच्चे यहाँ इकोनॉमिक्स के बैठे हैं और अगर आपने पॉल साइंस 11th में अच्छे से पढ़ी होगी तो इनका नाम जरूर सुना होगा, कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक विचारधारा दी जिसे हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जब USA में शिक्षा ले रहे थे तो उनका जो इंटरेक्शन है वो मार्क्सिज्म से होता है, और मार्क्स की जो विचारधारा है वो है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद। देखिए, साम्यवाद की अगर मैं बात कहूं तो साम्यवाद एक काल्पनिक स्थिति है जो वास्तविकता में नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है कि साम्यवाद क्या है? एक काल्पनिक स्थिति है जो वास्तविकता में कभी नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो समाजवाद से होती है। समाजवाद क्या है कि समाज में जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो इक्वली सभी को मिले। जैसे भारत में भी क्या है? समाजवाद है। जो अमीर आदमी है वो तो बासमती चावल खा सकता है, होल ग्रेन राइस खा सकता है, लेकिन गरीब आदमी जो है वो क्या करता है? सरकार उसको 2 रुपए किलो अनाज जो है वो देती है, ताकि उसकी जो बुनियादी चीजें हैं वो उसको फुलफिल कर सके। बात समझ में आई?
तो जयप्रकाश नारायण क्या थे, विचार से क्या थे, समाजवादी। लिख लेंगे बेटा, विचारों से जयप्रकाश नारायण जी क्या थे, एक समाजवादी विचारक थे। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? चलिए अब देखिए, यूएसए से शिक्षा लेने के बाद ये 1929 में 1939 में वापस कहां आते हैं, भारत आते हैं। अब क्या है, ये एक शिक्षित और जागरूक नेता के रूप में भारत में क्या शामिल करते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। किस में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और ये जो कांग्रेस है उस समय इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या बन गए, अब मेंबर बन गए। क्लियर है बेटा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 1931, इसके बाद 29 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, 1931 लिख लेंगे और 1934 लिख लेंगे। 1931 में ये एक पार्टी की रचना करते हैं जिसका नाम क्या है, समाजवादी पार्टी। तो ये इसके क्या हो गए, संस्थापक। कौन सी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक बनते हैं। और उसके बाद 1934 की अगर हम बात करें, 1934 की अगर बात करें, तो यहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के अंदर एक और पार्टी कौन सी बना देते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है वो भी इनके द्वारा बनाई जाती। बात समझ में आ रही है। 1939 में शिक्षा लेकर भारत आए, 1931 में यानी 1931 में समाजवादी पार्टी की स्थापना करी और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। देखिए अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्योंकि हमें कितना आता है इसके नंबर हमें नहीं मिल रहे, हमें नंबर किसके मिल रहे हैं, हम कितना लिख रहे हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक का नाम बताएं। क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण। और अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी पार्टी की स्थापना करी थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इन्होंने क्या करी थी, स्थापना करी थी। यहां तक क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट। उसके बाद 1955 ये लिख लेंगे, 1955 में इन्होंने सक्रिय राजनीति से नाता तोड़ लिया। क्या कर लिया, नाता तोड़ लिया, क्योंकि इनका उद्देश्य देश को आजाद कराना था, हो गया। समाजवादी पार्टी की स्थापना करना था, वो भी हो गया। तो यहां पर इन्होंने क्या करा, सक्रिय राजनीति से नाता तोड़ लिया, यानी कि अब इन्होंने राजनीति को छोड़ दिया। क्लियर है बेटा, यहां तक का कोई डाउट। आगे बढ़े। अब देखिए क्या होता है कि वो कहते हैं ना, वो कहता है कि एक मूवी में वो एक डायलॉग मारता है ना कि इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है लेकिन भूले नहीं। कौन सी मूवी है, घातक मूवी का ये डायलॉग है कि कात्या इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, भूले नहीं है। तो वैसे ही जो जयप्रकाश नारायण है, आप इनको देख सकते हैं कि इन्होंने सक्रिय राजनीति से तो क्या कर लिया, नाता तोड़ दिया, सक्रिय राजनीति को छोड़ दिया। लेकिन अब 1974 में आते हैं। कहां पर आते हैं, 1974 की घटना है। अब बिहार की बात है। कहां की बात है, बिहार में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे बिहार छात्र आंदोलन के नाम से जाना गया। बिहार छात्र आंदोलन के जो मुखिया थे वो गए जयप्रकाश नारायण जी के पास। कहां गए, जयप्रकाश नारायण जी के पास गए और उन्होंने कहा कि सर हमारा जो आंदोलन है वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो भी सामाजिक बुराइयां उसके खिलाफ है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, तो एक नेता नहीं है। तो आप क्या बन जाइए, हमारे नेता बन जाइए। तो जयप्रकाश जी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। वैसे तो मैं राजनीति से नाता तोड़ चुका हूं, लेकिन क्योंकि ये जनहित की बात है, जन कल्याण की बात है, इससे बहुतों का भला होगा, तो मैं आपका नेता बनूंगा। लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं, मेरी दो शर्तें हैं। अगर आप इन दो शर्तों को मानते हैं तो मैं आपका आंदोलन जो है उसमें नेता के रूप में पार्टिसिपेशन लूंगा।
सबसे पहली शर्त क्या थी कि बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ बिहार में नहीं है, ये पूरे देश में है। तो पहली शर्त क्या थी कि आपका ये जो आंदोलन है ये देशव्यापी आंदोलन होगा, ना कि केवल बिहार तक सीमित रहेगा। और दूसरी शर्त क्या रखी थी कि ये आंदोलन अहिंसक होगा, क्योंकि अगर मैं जेपी की बात करूं तो जेपी जो है वो गांधी के बहुत करीबी रहे और इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को अहिंसक रखने की अपनी दूसरी शर्त रखी। तो पहली शर्त कि बिहार तक सीमित नहीं रहेगा और दूसरी शर्त अहिंसक रहेगा, इसमें कोई भी हिंसा नहीं होगी, कोई किसी को जलाया नहीं जाएगा, किसी को मारा काटा नहीं जाएगा। तो भाई स्टूडेंट्स ने बोला जी तोहफा कबूल करें, हमें आपकी शर्तें मंजूर है। तो यहीं से जो शुरुआत होती है आपकी किसकी, संपूर्ण क्रांति की। क्लियर हुई बात बेटा? संपूर्ण क्रांति कहाँ से शुरू हुई? बिहार से शुरू हुई, उसके बाद ये गुजरात में भी फैली और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में अगर हम देखें तो इसके विस्तार को देखा जा सकता है। क्लियर है बेटा संपूर्ण क्रांति? ठीक है, तो ये घटना कब की है? 1974 की। अब उसके बाद आ जाओ 1975 में। 1975 में ये जो संपूर्ण क्रांति थी ये क्या बन गई? एक बहुत बड़ी ज्वाला बन गई, बहुत बड़ी आग बन गई। और 1975 में ही एक मार्च निकाला गया जिसे बोला गया संसद मार्च। क्या बोला गया? संसद मार्च। तो संसद मार्च की अगर मैं बात करूं तो उस समय तक इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी मार्च जो है वो कभी नहीं हुई थी, कभी देखी नहीं गई थी। तो देखिए यहां से आपके कुछ और क्वेश्चन बनते हैं कि बिहार में छात्र आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, उसके बाद संसद मार्च किस वर्ष हुआ? 1975 में हुआ। क्लियर है बेटा? यहां से लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? जयप्रकाश नारायण के भारतीय राजनीति में प्रमुख योगदानों की चर्चा करें। या आएगा कोई 2 करें या आएगा कोई 3 करें, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 उन्होंने किए नहीं थे। तो अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो 3 पूछेगा और 3 को आपको एक्सप्लेन करना होगा। और अगर 2 पॉइंट पूछ रहा है तो मैक्सिमम ये सवाल कितने अंकों में आ सकता है? 4 अंकों में आ सकता है, उससे ज्यादा में नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए पहला योगदान लिखेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई। पहला योगदान क्या है? ये वाला पोर्शन मिटा दो बेटा, इधर वाला लिख लिया। चलिए बातें नहीं, देखिए आराम से सुनेंगे, मजा भी आएगा, समझ भी आएगा। योगदान, योगदान में पहला पॉइंट लिखिए बेटा, भ्रष्टाचार के खिलाफ। कि भाई उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और वो लड़ाई हम कैसे देख सकते हैं? आंदोलन के द्वारा देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसे जीता भी। दूसरा लिखेंगे साम्यवादी समाजवाद का सिद्धांत। दूसरा योगदान क्या है? अगर आपको साम्यवादी नहीं समझ आ रहा है तो सीधा लिख दीजिए समाजवाद का सिद्धांत। ये तो कर लेंगे, समाजवाद का सिद्धांत। ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि और दूसरा सबसे बड़ा योगदान हम इसे कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं चर्चा में शामिल करूं तो ये यही वाला लिख लेंगे, संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये 3 योगदान है जो कि जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए। क्लियर है बेटा? समाजवाद और साम्यवाद की बात कहूं तो साम्यवाद क्या है? सबसे लास्ट सीढ़ी है। साम्यवाद क्या है? सबसे लास्ट सीढ़ी है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको किससे गुजरना पड़ेगा? समाजवाद से। तो समाजवाद क्या है? पहली सीढ़ी है। और साम्यवाद क्या है? एक अंतिम सीढ़ी है। और साम्यवाद एक ऐसी अवस्था है जहां पर राज्य नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा। जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं, वो इतने ज्यादा ईमानदार होंगे, अपने देश के प्रति कृतज्ञ होंगे कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन मानव प्रवृत्ति या मानव स्वभाव से हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मानव है तो वो चोरी करेगा ही करेगा और मानव है तो वो गलती करेगा ही करेगा।
जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि आदमी तभी तक ईमानदार है जब तक उसको मौका नहीं मिलता, जैसे ही मौका मिलेगा तो उसकी ईमानदारी सारी गायब हो जाती है। चलिए आगे बढ़े। जयप्रकाश नारायण से किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। चलिए उसके बाद हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है राम मनोहर लोहिया। चलिए अब हमारा जयप्रकाश नारायण क्लियर हो गया है, अब राम मनोहर लोहिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको देख लेते हैं राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड, ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनको आप कैसे याद रखेंगे? तो इनको याद रखने की सबसे अच्छी तरकीब क्या है? दिल्ली के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो सब इन्हीं के नाम से, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जेपी पंत के नाम से है, राम मनोहर लोहिया आरएमएल आपके करोल बाग में ही है, दीनदयाल उपाध्याय आपका मायापुरी की तरफ है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो जब भी राम मनोहर लोहिया की बात आए तो यहाँ पर इनके द्वारा राजनीति में एक नया शब्द प्रयोग किया गया। क्या किया गया? गैर कांग्रेसवाद। क्या किया गया? गैर कांग्रेसवाद जैसे शब्दों का जो जनक है वो किसे माना जाता है? राम मनोहर लोहिया को माना जाता है। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसमें ज्यादा डिटेल में अगर आप नहीं जाना चाहते तो इन्होंने समाजवादी पार्टी की बात की। किसकी बात की? देखिए सभी समाजवादी हैं ये। अब इन्होंने समाजवादी पार्टी के 3 मोटो बताए, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी के इन्होंने 3 लक्ष्य बताए और उसके लिए उन्होंने क्या दिया? लोगो भी दिया, ठीक है ना। सबसे पहला लक्ष्य जो है वो क्या है? कुदाल। क्या है? कुदाल। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो बच्चे ग्रामीण हैं उन्हें पता होगा। कुदाल किस चीज का प्रतीक है? तो कुदाल है प्रयास करने का प्रतीक, कि जो समाजवादी है वो हमेशा क्या करेगा? प्रयास करने का प्रतीक। लिखते चलेंगे बेटा, जल्दी से लिखेंगे। कुदाल किसका प्रतीक है? प्रयास करने का। दूसरा लिखेंगे वोट। दूसरा क्या है? वोट, यानी कि मत देने का अधिकार। तीसरा क्या है? जेल। और जेल किसका प्रतीक है? कि आप जो है बलिदान करने की इच्छा रखते हैं। क्या करते हैं? बलिदान की इच्छा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राम मनोहर लोहिया जो कि समाजवादी पार्टी के एक संस्थापक भी रहे, उनके 3 लोगों या 3 उद्देश्य क्या थे, तो आप ये तीनों लिखेंगे। नंबर 1 कुदाल, नंबर 2 वोट और नंबर 3 जेल। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए राम मनोहर लोहिया ने लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत के 2 उद्देश्य बताए। किसके? लोकतांत्रिक समाजवाद के, जिसे हमने नवीन समाजवाद भी कहा। लिखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 उद्देश्य। अगर नवीन समाजवाद आ रहा है तो भी आप इन्हें ही लिखेंगे, ठीक है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 उद्देश्य जो हैं वो आरएमएल यानी कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा बताए गए। सबसे पहला लिखेंगे खाद्य और आवास के रूप में आर्थिक उद्देश्य। सबसे पहला क्या है? खाद्य और आवास के रूप में आर्थिक उद्देश्य। क्योंकि ये जो समाजवादी है ना, ये ज्यादा भगवान की बात नहीं करते, ये ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। ऐसा होना चाहिए के बजाय ये किस पर बात करते हैं? ऐसा है। बात समझ में आई? कि अगर किसी भी व्यक्ति की बेसिक नीड, जो उसकी फंडामेंटल नीड है, अगर वो ही पूरी नहीं हो रही है तो वो अपना विकास कर सकता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? खाना चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये उनके सिद्धांत का पहला उद्देश्य था। क्लियर है बेटा? दूसरा लिखेंगे लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। पहला वाला क्या था? आर्थिक, और दूसरा क्या है? गैर आर्थिक उद्देश्य है।
तो दोनों की पूर्ति होनी चाहिए। जब आदमी का पेट भरा होगा तो वो आंदोलन में भी जाएगा, नारे भी लगाएगा। अगर भूखा रहेगा तो क्या करेगा, वो पहले अपनी रोटी की बात करेगा ना। अब देखो, इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। मैं इसको कनेक्ट करता हूं आपके माता पिता से, तो आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। आप में से कई बच्चों के माता पिता जो है वो जॉब करते होंगे, कईयों में माता करते होंगे, पिता नहीं करते होंगे, किन्हीं में दोनों करते होंगे। तो उनकी पहली नीड क्या है कि हमारे बच्चे का पेट भरे। उनकी पहली नीड क्या है, बच्चे का पेट भरे। इसके लिए वो सुबह अपना झोला बस्ता उठाते हैं, निकल जाते हैं, और शाम को आते हैं तो थक जाते हैं और खाना खाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि सुबह दोबारा से काम पर जाना होता है, इसीलिए सोते हैं ना। अगर ये हो जाए कि नहीं, सोने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस टाइम भी काम करे ताकि वो आपकी बेसिक फंडामेंटल नीड्स को पूरी कर सके। अब दूसरी तरफ एक अमीर आदमी को देखिए। अमीर आदमी क्या करता है, वो अपने बच्चों को ट्यूशन भेजता है, कोचिंग सेंटर भेजता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसको टाइम नहीं दे सकता, मैं इसको टाइम दूं या अपने काम पर फोकस करूं। तो क्यों उनके बच्चे ज़्यादा आगे निकलते हैं, उसका रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ पर उनको मल्टीपल एजुकेशन मिल रही है। जब माँ बाप की छुट्टी होती है तो वो भी पढ़ा देते हैं और ट्यूशन वाला भी पढ़ा देता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहला क्या होना चाहिए, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। यानी कि जो बेसिक नीड है, जो फंडामेंटल नीड्स हैं, जो खाद्य और आवास है, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अगर वो पूरी हो जाती है तो आगे आदमी क्या कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। क्लियर है बेटा। लास्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, चौबुर्जा राजनीति। ये सिद्धांत भी किन्होंने दिया है, राम मनोहर लोहिया ने दिया। लिख लेंगे इसे, चौबुर्जा राजनीति। ये जो सिद्धांत है ये भी किनके द्वारा दिया गया है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया है, और वो इसकी क्या करते हैं, वकालत करते हैं। क्लियर है बेटा। तो जब हम चौतरफा विकास की बात करते हैं तो उसी के लिए हमने क्या शब्द यूज किया है, चौबुर्जा। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट। अब यहां से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमने गैर कांग्रेसवाद जो शब्द है उसके बारे में पढ़ा था कि राम मनोहर लोहिया जी जो है, उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया शब्द जोड़ा जिसे हमने किस नाम से जाना, गैर कांग्रेसवाद। तो गैर कांग्रेसवाद का सामान्य मतलब क्या है, वह दल जिसमें कांग्रेस नहीं हो। गैर कांग्रेसवाद का मतलब क्या है, वह दल जिसमें कांग्रेस नहीं हो या कांग्रेस के दल के कोई नेता भी नहीं हो, उसी को हमने किस नाम से जाना, गैर कांग्रेसवाद। अब देखिए यहां पर कौन से चुनाव की बात हो रही है, पहले इसको समझते हैं। तो चुनाव लिखेंगे, चौथा आम सभा चुनाव। चौथा आम सभा चुनाव, बातें नहीं। चौथा आम सभा चुनाव कोई बता सकता है कब हुआ था, 1967। शाबाश बेटा, 1967 में चौथा आम सभा चुनाव हुआ, और ये पहले 3 आम सभा चुनावों से बिल्कुल भिन्न था, बिल्कुल अलग था। अब यहां पर ये अलग क्यों था, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वो अब इस इलेक्शन में नहीं थे। अब क्यों नहीं थे, 64 में किनकी डेथ हो गई, जवाहरलाल नेहरू जी की 64 में डेथ हो गई। और उसके बाद कौन बने प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो क्या बने, प्रधानमंत्री बने। उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, ताशकंद समझौते में वो गए हुए थे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। कौन सा वर्ष था, 1966। तो अब का जो इलेक्शन है यानी 67 का जो इलेक्शन है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा अलग है। और वो अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के पास अब कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिससे कि वो चुनाव जीत सके। क्लियर है। और उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो विभिन्न दल हैं, जो अन्य दल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना गठबंधन कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को हराने का प्रयास कर रहे हैं। किसको प्रयास कर रहे हैं,
कांग्रेस को हराने का प्रयास। क्लियर है बेटा यहां तक? तो ये सभी दल जो कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस में शामिल नहीं थे, उन सब ने क्या किया, एक गठजोड़ किया और कांग्रेस विरोधी मोर्चा जो है उसकी स्थापना करी। ठीक है, कौन सा मोर्चा था? कांग्रेस विरोधी मोर्चा। कांग्रेस विरोधी मोर्चा जो है उसकी यहां पर स्थापना की गई और उसके बाद से ही हम क्या देख सकते हैं कि भारत में एक नई प्रवृत्ति का जन्म हो रहा है, जो क्या है, अभी तक हमने नहीं देखा था। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो कांग्रेस विरोधी मोर्चा है ये बेसिकली कोई दल नहीं था पहले। इन सब का उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन कर लिया, अब इसे हमें क्या करना है, सिर्फ हराना है। क्लियर है बेटा? 67 का चुनाव अन्यों से भिन्न कैसे है, यहां से आपका सीबीएसई में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौथा आम सभा चुनाव 1967 में जो हुआ वो पहले 3 आम सभा चुनावों से अलग क्यों है, भिन्न क्यों है? तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि यहां पर जो कांग्रेस विरोधी मोर्चा है, जितने भी दल थे उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अगेंस्ट वोटिंग करी और उसके बाद एक नया दल बनाया जिसे हमने क्या कहा, कांग्रेस विरोधी मोर्चा। क्लियर है बेटा? और इसी विरोधी मोर्चे को आरएमएल जी ने क्या कहा, गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी। क्लियर है बेटा? अगर अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, लिख पाएंगे सभी? गैर कांग्रेसवाद का मतलब समझ में आ गया। राम मनोहर लोहिया जी ने चौथे इलेक्शन में जो गठबंधन हुआ, जिसे हमने कांग्रेस विरोधी मोर्चे के नाम से भी जाना, उसी को गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी गई है। तो देखिए ये अभी आपको आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक क्या हैं, नए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप थोड़ा सा अटेंटिवली, थोड़ा सा ध्यान से इसे समझ लें। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं पंडित दीनदयाल की तरफ, कि पंडित दीनदयाल जो है उन्होंने भारतीय राजनीति में किस प्रकार के बदलाव किए और हमारे सिलेबस में उन्हें क्यों पढ़ा जा रहा है, वो कौन से कारण है जिनकी वजह से हमें पंडित दीनदयाल जी को पढ़ना चाहिए। तो पंडित दीनदयाल जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पहले तो वो बताइए। एकात्मक मानववाद। मैंने कल भी बताया था कि मानवतावाद आपको नहीं बोलना है। एकात्मक मानववाद जो है वो जो है थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, पंडित दीनदयाल के द्वारा। तो राम मनोहर लोहिया हमने पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं उन्होंने एकात्मक मानववाद का जो सिद्धांत है वो दिया। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए जल्दी से लिखेंगे क्वेश्चन पहला, कि एकात्मक मानववाद का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, किनके द्वारा दिया गया, पंडित दीनदयाल के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए अब देखिए पंडित दीनदयाल की बात करें तो पंडित दीनदयाल अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। और अगर आप थोड़ा सा अपडेट रहते हैं तो आपको समझ आएगा, बिहार में एक जगह है मुगल सराय, उस स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो वो कितनी बड़ी शख्सियत है, इसी वजह से किसी एक पूरे स्टेशन का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या क्या थे। तो सबसे पहले लिखेंगे वो एक दार्शनिक थे। सबसे पहले क्या थे, वो एक दार्शनिक थे, लिख लिया बेटा। दूसरा देखेंगे समाजशास्त्री थे, दार्शनिक भी थे, समाजशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और राजनेता भी थे। क्या थे, अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट भी थे और एक राजनेता भी थे। तो मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है, तो आप इस तरीके के पॉइंट्स को एज एन इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। पंडित दीनदयाल के बारे में मैं बता रहा था कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, पूछ रहा है आपसे पंडित दीनदयाल की उपलब्धियां बताएं, उनके योगदान बताएं या एकात्मक मानव के बारे में बताएं, तो ये जो पॉइंट्स है आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं कि पंडित दीनदयाल दार्शनिक भी थे, समाजशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और एक
राजनेता भी थे। राजनेता का मतलब क्या है? जो उनका संबंध राजनीति से होता है। और साथ ही साथ अगर मैं कहूं 1942 1942 से वो आरएसएस के मेंबर भी थे। आरएसएस सभी को पता है किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है उसके लिए आरएसएस जो शब्द है उसको यूज किया जाता है, और वो इसके भी क्या थे? सदस्य थे। क्लियर है बेटा? और ये कौन से सदस्य थे? पूर्णकालिक सदस्य थे, यानी कि इन्होंने उसके बाद जो है अपना पूरा जीवन जो है वो इसके अंदर रहे। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहां से जनसंघ पार्टी की जो हम बात करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। भारतीय जनसंघ पार्टी लिखेंगे बेटा। अब ये पार्टी जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट थी? इसका एक स्लोगन था। अब क्योंकि हम आरएसएस की बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए नेता हैं, तो उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती रहेगी। तो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, इनका मोटो क्या था? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। इस तरीके की जो विचारधारा थी ये भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी उसकी थी, और इसीलिए ये जो चौथा इलेक्शन है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाई। क्लियर है बेटा? अब देखिए एकात्मक मानवतावाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो उसी से बनता है। नहीं समझ आ रहा? चलो इधर लिख देते हैं। पहले लिखिए स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल। तो अभी तक हम जिस मॉडल की बात कर रहे थे वो सारे मॉडल क्या थे? वेस्टर्न मॉडल थे। और इसको ध्यान में रखते हुए ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक नया विचार निकाला जिसे क्या कहा गया? एकात्मक मानववाद। क्लियर है बेटा? ये जो पूरा का पूरा मॉडल था ये किस पर बेस था? स्वदेशी पर बेस था, स्वदेश के ऊपर बेस था। और इसी के द्वारा हम क्या देख सकते हैं कि उन्होंने एकात्मक मानवतावाद का विचार जो है प्रतिपादित किया, यानी कि उन्होंने इस विचार को शुरू किया। उनका मानना था कि विकास का मुख्य केंद्र जो है वो मनुष्य होना चाहिए। देखिए अगर मैं इस पूरी गैलेक्सी की बात करूं, पूरे ब्रह्मांड की बात करूं, तो उसका जो केंद्र है वो क्या है? मानव है। देखिए कुछ मानव मिले होंगे, ऐसे ही बना होगा ना ये पूरा विश्व। कुछ मानव मिले होंगे तो उससे क्या बना होगा? एक परिवार बना होगा। कुछ परिवार मिले होंगे तो उससे क्या बना होगा? एक समाज बना होगा। कुछ समाज मिले होंगे तो क्या बना होगा? एक राज्य। और कुछ राज्य मिले होंगे तो एक देश बना होगा। और बहुत सारे देश मिले तो क्या बना? विश्व बना। तो यहां पर जो केंद्र में है क्या है? मानव है। केंद्र में क्या है? मानव है। तो उन्होंने क्या सोचा कि उनका मानना था कि विकास का मुख्य केंद्र क्या है? मानव है, और हमें राजनीति में इसे उतारना चाहिए। अब राजनीति में क्यों उतारना चाहिए? देखिए आप में से कई सारे बच्चों के पास सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, तो वहां पर भी आप देखेंगे आपको डेफिनेशन में यही बताया जाता है कि किसी भी समाज का जो केंद्र है वो क्या है? मानव है। और मानव का ही प्रतिबिंब जो है ये पूरा विश्व है। जैसा मानव होता है वैसा ही विश्व होता है। आप देखिए मानव जो है वो हमेशा क्या चाहता है कि मेरे पास पावर आए, शक्ति आए। ऐसे ही हर देश भी क्या चाहता है कि मैं शक्तिशाली बनूं। मानव जो है वो छल कपट करता है। ऐसे ही देश की जो विदेश नीति है उसमें भी आप देख सकते हैं कि छल कपट होता है, तभी कोई देश क्या कर सकता है? एक विकास कर सकता है। और इसीलिए इन्होंने केंद्र में किसे रखा? मानव को रखा। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहां से सेकंड हेडर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकात्मक मानववाद के उद्देश्य। एकात्मक मानववाद है, क्या समझ में आ गया बेटा? अब यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एकात्मक मानववाद के उद्देश्य की बात करेंगे कि कौन कौन से वो उद्देश्य हैं जिन्हें एकात्मक मानववाद के द्वारा पोषित किया जाता है। पहले हेडर लिख लेंगे, एकात्मक मानववाद के उद्देश्य। हेडर क्या लिखेंगे? एकात्मक मानववाद के उद्देश्य। तो जब भी हम कोई थ्योरी बनाते हैं, कोई थॉट बनाते हैं, तो उसका एक पर्पस होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। तो यहां पर सबसे पहला उद्देश्य क्या है?
व्यक्ति और समाज की जरूरतों को संतुलित करते हुए। सबसे पहले क्या करना है, हमें संतुलन लाना है किसका, व्यक्ति एवं समाज का। व्यक्ति एवं समाज को संतुलित करते हुए विकास करना। तो ये जो डेवलपमेंट है ये कैसा होगा, जिसमें व्यक्ति और समाज की जो जरूरतें हैं उसको संतुलन में लाया जाएगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे समाजों में, बहुत सारे राज्यों में क्या होता है कि जो अमीर वर्ग है, जो एलिट वर्ग है, वो ही सारे संसाधनों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जो दूसरे लोग हैं वो उन संसाधनों से वंचित रह जाते हैं, जिसे हम अमीर और गरीब के बीच की खाई भी कह सकते हैं। तो ये जो खाई है ये बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, व्यक्ति और समाज को संतुलन में लाना है, उनकी जरूरतों को क्या करना है, संतुलित करना है। क्लियर है बेटा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, हर व्यक्ति के लिए सम्मानजनित जीवन, कि हर व्यक्ति जो है वो अपना जीवन डिग्निटी से, सम्मान के साथ जो है वो क्या कर सके, बिता सके, उसके साथ रह सके। उसके बाद नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है टिकाऊ विकास। क्या है, टिकाऊ विकास। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है इसके बारे में। कोई बच्चा बताएगा टिकाऊ विकास क्या होता है। टिकाऊ विकास का मतलब होता है कि हम संसाधनों का प्रयोग उस तरीके से करें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी वो संसाधन क्या हो सके, प्राप्त हो सके। और टिकाऊ विकास से क्या होगा, संसाधनों की भरपाई होगी। लिख लेंगे। ये देखिए, इससे पहले क्या हो रहा था कि हम अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे, और जिसकी वजह से जो हमारे संसाधन है वो क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि हमें संसाधनों का प्रयोग, संसाधनों का इस्तेमाल उस तरीके से करना चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी उन संसाधनों को क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, प्रयोग कर सके। क्लियर है बेटा। अब देखिए, एकात्मक मानवतावाद का जो सिद्धांत है उसके 3 आधार हैं। सिद्धांत के कितने आधार हैं, 3 आधार हैं। इसके आगे लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एकात्मक मानवतावाद के सिद्धांत का अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपसे क्या पूछेगा कि भाई इसके बेसिस क्या हैं, इसके आधार क्या हैं। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स को देखना है जो कि इसके आधार की बात करती है। सबसे पहला है, समाज एक वर्ग या जाति की अपेक्षा समग्रता को प्रधानता। पहला पॉइंट लिखेंगे, हाँ जी, एक व्यक्ति एक समाज की अपेक्षा, जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा, एक व्यक्ति एक वर्ग एक समाज एक जाति की अपेक्षा समग्रता की समानता, कि हम किसी एक जाति, एक वर्ग या किसी एक विशेष वर्ग को विकास करने के अलावा क्या करें, उसके बजाय क्या करें कि हम सभी के विकास की बात करें, कि सभी लोग जो हैं वो अपना विकास कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। क्लियर है बेटा। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, धर्म की सर्वोच्चता। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर, धर्म की सर्वोच्चता, कि धर्म जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समाज की स्वायत्तता, यानी कि समाज को क्या मिलना चाहिए, अधिक अधिकार मिलने चाहिए। क्लियर है बेटा, कि समाज को अधिक अधिकार मिले, क्योंकि किसी भी समाज में जो व्यक्ति है वो अपना विकास कब कर सकता है, जब उसको क्या मिलेगी, अधिक स्वायत्तता मिलेगी, अधिक आज़ादी मिलेगी, अधिक फ्रीडम मिलेगी। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है जिसे हम पंडित दीनदयाल में डिस्कस करेंगे। वो ये है कि पंडित दीनदयाल वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी कि जो पश्चिमी विचारधारा है उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं, पश्चिमी विचारधारा का विरोध। ठीक है, पश्चिमी विचारधारा का उनके द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया, चाहे वो पूंजीवाद हो या समाजवाद। उन्होंने दोनों का ही क्या किया, विरोध किया, चाहे वो क्या हो,
पूंजीवाद है या फिर समाजवाद है, दोनों का ही उन्होंने क्या किया, विरोध किया, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं और इंडिया पर उतने सुटेबल तरीके से लागू नहीं हो पाते। समाजवाद के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, समाजवाद की जो स्थापना है वहां पर साम्यवाद को भी आपको बताया था, एक विचारक का नाम बताया था, क्या था, कार्ल मार्क्स, और उसके विचारों को किस नाम से जाना जाता है, मार्क्सवादी विचारों का भी उन्होंने क्या किया, विरोध किया, और पूंजीवादी जो विचारधारा थी उनका भी उनके द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। क्लियर है बेटा, यहां से कोई डाउट? तो आपको ये जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं इसमें केवल इतना ही पढ़ना है, ये तीनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो अपने डाउट को कहीं पर नोट कर लें। इससे बाहर अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो इससे बाहर जो है वो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट? आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।